सबसे पहली कंडीशन हमारे सामने यही आती है कि जो इकोनॉमिक्स है हमारी ये वाली, ये सोशल स्टडी नहीं है। यानी हमें इस सब्जेक्ट के अंदर किसी भी चीज को बना बना के नहीं लिखना। हम चीजों को समझेंगे, लैंग्वेज को समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसका आंसर समझेंगे और एज इट इज लर्न करके उसको लिख दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमने आंसर को बनाया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मान लो हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है या 4 नंबर का है, हमें नंबर से कुछ नहीं लेना देना करना। हमें जितना लर्न है ये हमें उतना ही लिखना है। ये नहीं तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया तो हम इसमें एग्जाम्पल लिखने लग गए और चीजें लिखने लग गए, नहीं। टीचर पूरा आंसर कट कर देगा। जहां पे हमने एक्स्ट्रा चीजों को इंट्रोड्यूस करा वहां पे टीचर कट कर देगा। तो क्लास 11th और 12th का सबसे बेसिक रूल यही होता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, कि आप समझो, लैंग्वेज समझो, कंसेप्ट समझो और उसको लर्न कर लो। क्योंकि लर्न करने के बाद जब आप उसको लिखोगे तो वहां पे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू अगर आप सोशल स्टडी की तरह उसको बना के लिख रहे हो। तो सबसे पहली बात, इस बात को भी यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब ये समझ में आ गया हमें कि हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। अब आप 11 के स्टूडेंट्स हो, अभी भी 11 में आए हो, आपसे एक क्वेश्चन पुट करता हूँ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मतलब जो आपने इतना कुछ पढ़ा या सुना होगा अभी तक तो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स है क्या? यस बेटा। तो ये मतलब कैश के बारे में, जैसे कैश मतलब के बारे में बताओ बताओ, सुन रहा हूँ। कैपिटल एंड ऑल, कैपिटल कैश है, से related। अकाउंट्स है बेटा, वो इको नहीं है। चलो कोई नहीं, बताता हूँ। देखो, ये ना बिजनेस इकोनॉमिक्स है, दैट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैंने इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट के प्राइस की बात करेंगे, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके अंदर डिमांड की, हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, हम बात करेंगे सप्लाई की, हम इन चीजों की बात करेंगे। इसलिए मैं इसको एक नाम दे देता हूं, दैट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमने बिजनेस से रिलेटेड जितनी चीजें होती है, व्यापार करने से रिलेटेड जितनी चीजें होती है, हमें उन चीजों के बारे में इसके अंदर पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात पे आता हूं, जब मैंने बिजनेस की बात करी तो इसका मतलब हुआ कि आप गुड्स बनाओगे, आप सर्विसेज बनाओगे। गुड्स का मतलब सामान, विजिबल आइटम। जैसे ये फोन है तो हम इसको गुड्स बोलते हैं। अगर हम इसका बिजनेस करते हैं तो ये वाली बात आपने अकाउंट्स में पढ़ी होगी कि हम जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं, मान लो मेरा मोबाइल का बिजनेस है, तो मैं मोबाइल को मोबाइल के नाम से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, मैं मोबाइल को रिप्रेजेंट करूंगा गुड्स के नाम से कि ये मेरे गुड्स है। तो मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो या तो हम गुड्स बनाएंगे या तो हम सर्विसेज बनाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सर्विस है, यानी मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो या तो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या तो हम सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। हम कुछ भी प्रोड्यूस करें, हमें रिक्वायरमेंट होती है रिसोर्सेज की। हम चाहे गुड्स बनाए, हम चाहे सर्विसेज बनाए, हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। रिसोर्सेज होते हैं 4 तरह के। बेसिकली हमने इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेज को कैटेगराइज करा, कैटेगरी बनाई, वो 4 कैटेगरी बना दी। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब वो जमीन जहां पे आप काम करोगे, लेबर का मतलब जो आपके यहाँ पे एम्प्लॉइज काम करेंगे, कैपिटल का मतलब पता है आपको, जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा उसको कैपिटल बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योर का मतलब बिजनेसमैन, क्योंकि ये जो बिजनेस चलाएगा, ये जो बिजनेस को प्रमोट करेगा, जो गुड्स बनाएगा, जो सर्विसेज बनाएगा, वो एक बिजनेसमैन ही तो होगा। तो मैं इन चारों चीजों को रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालता हूँ। सब कुछ रिसोर्स होता है वैसे बेटा। जैसे अब मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्या रिसोर्सेज है, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे एक माइक्रोफोन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए। तो पढ़ाने के लिए ये सारी चीजें क्या हो गई, ये रिसोर्सेज हो गई। ऐसे ही जब हम कोई गुड्स बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए भी हमें लैंड चाहिए,
रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, एक बनाने वाला इंसान चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, रिसोर्सिस हो गई। तो जब भी मैं रिसोर्सिस की बात करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में या इस पूरी बुक के अंदर बार बार ये वाला वर्ड यूज होगा रिसोर्सिस, तो हमें रिसोर्सिस का मतलब पता होना चाहिए रॉ मटेरियल, रिसोर्सिस का मतलब लैंड, रिसोर्सिस का मतलब लेबर, रिसोर्सिस का मतलब कैपिटल, रिसोर्सिस का मतलब एंटरप्रेन्योर। तो इन चीजों के लिए हम रिसोर्सिस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने बताया कि मैं चाहे गुड्स बनाऊं, मैं चाहे सर्विसेज बनाऊं, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, यानी मुझे ये चार चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब हमारी कंट्री को जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उतने रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। ये फीचर बोल सकते हो कि रिसोर्सेज का ये फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर बोल सकते हो, पहचान है रिसोर्सेज की, कि जितना पैसा मुझे चाहिए उतना पैसा मेरे पास नहीं होगा, जितनी लैंड मुझे चाहिए उतनी लैंड मेरे पास नहीं होगी, एक लिमिटेड क्वांटिटी में होगी। ये चीज सिर्फ इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं इंडिया के बाहर किसी और कंट्री की बात करूं तो और कंट्री के अंदर भी ये वाली चीज एप्लीकेबल होगी। यानी अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के पास भी जो उसके रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे, इंडिया के पास भी जो उसके रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे, चाइना के पास भी जो उसके रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज का मतलब मैंने क्या बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों लिमिटेड नहीं होंगे। अगर चारों में से कोई एक की भी कमी है तो यही वर्ड यूज किया जाएगा कि इस कंट्री के रिसोर्सेज की स्केयरसिटी है, यानी इस कंट्री के रिसोर्सेज की कमी है। जैसे एग्जांपल देता हूं, इंडिया के पास लेबर बहुत है लेकिन किसकी कमी है, पैसों की, कैपिटल की। अमेरिका की बात करता हूं, अमेरिका के पास कैपिटल बहुत है लेकिन किसकी कमी है, लेबर की। वहां पे लेबर की कमी है और यहाँ पे कैपिटल की कमी है। तो वहां के लिए भी यही वर्ड यूज किया जाएगा कि वहां के रिसोर्सेज की स्केयरसिटी है, और यहाँ के लिए भी यही वर्ड यूज किया जाएगा कि यहाँ के रिसोर्सेज की स्केयरसिटी है। अब मैं रिसोर्सेज में एक एग्जांपल ले लेता हूं, मनी की, पैसों की कमी, पैसों की प्रॉब्लम। अब पैसों की प्रॉब्लम का एनालाइज किया जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब कंट्रियों के सामने ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंट्री को, जैसे पैसे की प्रॉब्लम, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम। तो इन सब प्रॉब्लम को अगर मैं एक नाम दे दूं तो इसको बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, ये हमारी अर्थव्यवस्था की परेशानी है। जैसे इस समय इकोनॉमी की प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस, कोविड-19, जिसकी वजह से क्या हो रखा है, पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो रखी है, प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रखी है, ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट या प्राइवेट लोग, वो सारी डिस्टर्ब हो रखी है। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है हमें इसका एनालाइज करना होता है इकोनॉमिक्स में। अब मैं इकोनॉमिक्स पे आ रहा हूँ, पहले जरा वापस, फिर ये जितनी बातें मैंने तुम्हें भी बताई है, आगे के जो 3-4 क्वेश्चन है वो इन्हीं बातों पे रिलेट करेंगे, और फिर वो सारे क्वेश्चन अब तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अब देखो, मैंने बोला इकोनॉमिक्स के अंदर हमें इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालाइज करना पड़ता है, इनकी स्टडी करनी पड़ती है, इनका विश्लेषण करना पड़ता है। बेसिकली ये होता है इकोनॉमिक्स में। कोई मुझसे पूछे क्या होता है, मतलब सिंपली एक बात चल रही है, किसी के साथ कन्वर्सेशन चल रही है, और कोई मुझसे पूछे कि भाई इकोनॉमिक्स में होता क्या है, तो मैं बोलूंगा उसको सिंपली कि सर इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक इशू या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही बात है, कि इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। अब उसने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी, तो मैं कहूंगा सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी प्रोडक्शन करने की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उसको बेचने की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी परेशानी आ रही है वो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारी कंट्री के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली
इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालाइज करना पड़ता है। अब ये जो एनालिसिस होता है या तो वो छोटे लेवल पे होता है या फिर वो बड़े लेवल पे होता है। सिंपल सी बात बोलता हूं, जैसे मैंने अभी आपका एनालिसिस करा, पूछा ना मैंने आपसे कि कौन सा स्कूल है आपका, मैंने पूछा कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स की क्लास पहले ली है या नहीं ली, ठीक है, ये सारी बातें पूछी, कहाँ रहते हो, ये सारी चीजें मैंने आपसे पूछी। तो ये जो मैंने एनालाइज करा ये छोटे लेवल पे करा। लेकिन मान लो एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं ये सारे क्वेश्चन 20 के 20 स्टूडेंट से लाइन वाइज पूछ लेता, तो ये कहा जाता है कि जो एनालाइज करा गया वो बड़े लेवल पे करा गया। ठीक है, तो जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस छोटे लेवल पे होता है, जब भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस छोटे लेवल पे होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा पहला क्वेश्चन यह खत्म हो जाएगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सर जो इकोनॉमिक इशू है उनका एनालाइज किया जाता है लेकिन छोटे लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्री पकड़ा, मैं एक फॉरेस्ट में गया, जंगल में गया, मैंने वहां पे एक ट्री पकड़ा और मैंने उस ट्री का पूरा एनालिसिस कर दिया। इस ट्री की लाइफ क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, ये कब अच्छा हो जाता है, किस मौसम में खराब हो जाता है, ठीक है, इसको यूज करने का क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेंगे। मैंने हर चीज का उस पेड़ के बारे में एनालिसिस कर दिया, उस ट्री के बारे में एनालिसिस कर दिया। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया ये छोटे लेवल पे किया ना, तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे भी हमें पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल, छोटा। यानी जब भी आप छोटे लेवल पे, जैसे मैंने एक इंडिविजुअल पर्सन का एनालिसिस कर दिया, मैंने एक इंडिविजुअल ट्री का एनालिसिस कर दिया, मैंने एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का एनालिसिस कर दिया, तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर मैं यही एनालिसिस बड़े लेवल पे करता कि मैंने पूरे फॉरेस्ट का एनालिसिस कर दिया, एक क्लास में 20 स्टूडेंट से मैंने सबका एनालिसिस कर दिया, जितनी भी कंपनियां थी इंडिया में मैंने सबका एनालिसिस कर दिया, जितनी भी इंडस्ट्री थी इंडिया में मैंने सबका एनालिसिस कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम लोग नाम देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो का मतलब तो हमें वैसे भी पता है, लार्ज। यानी जब भी आप बड़े लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करोगे तो उसको मैक्रो बोलते हैं, और जब भी छोटे लेवल पे आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करोगे तो उसको माइक्रो बोलते हैं। तो अब मैं ये दो क्वेश्चन यहाँ से इसकी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहले माइक्रो वाला ले लेते हैं, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहता है द टर्म्स माइक्रो हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइकोस। कह रहा है जो माइक्रो वर्ड है वो माइकोस से लिया गया, विच मीन्स स्मॉल, जिसका मतलब होता है छोटा। ये तो माइक्रो का मतलब हो गया। अब डेफिनेशन कहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का एनालिसिस किया जाता है या पार्ट का एनालिसिस किया जाता है, दैट मेकअप इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। दीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, या स्लैश डाल के पार्ट भी लिख सकता हूं, आर इंडिविजुअल फर्म, कि आपने इंडिविजुअल फर्म का एनालिसिस कर दिया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, आपने इंडिविजुअल हाउस होल्ड का एनालिसिस कर दिया, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री, आपने इंडिविजुअल इंडस्ट्री का एनालिसिस कर दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करोगे, बात खत्म। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, अभी रीड करने के लिए दूंगा, रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर इसके अंदर भी आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस करोगे, लेकिन इसमें जो आप एनालिसिस करोगे वो लार्ज लेवल पे करोगे, वो बड़े लेवल के ऊपर करोगे। तो देखो क्या बोलता है, द टर्म मैक्रो हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड मैकोस, मैकोस से लिया गया है, विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब होता है बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा टोटल, जहां पर भी एग्रीगेट लिखा हुआ आ जाए टोटल,
यानी वो क्या कह रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी। कह रहा है इकोनॉमी को एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करेगा, मतलब बड़े लेवल पे स्टडी करेगा। जैसे सच एज एम्प्लॉयमेंट, कि पूरे इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। जैसे नेशनल इनकम, कि पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इसका मतलब हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पे एज अ होल क्या किया जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एनालिसिस किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए क्लियर। बेटा कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं बेटा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूं ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन मैंने यही डाला, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर एक और नाम दे दिया मैंने इसका, सेंट्रल प्रॉब्लम, या एक और नाम बता रहा हूं, कॉमन प्रॉब्लम। एक्चुअली जब हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, सीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो अक्सर एक वर्ड लिखा हुआ आता है कॉमन प्रॉब्लम। हमारी 11th-12th क्लास के अंदर ये वर्ड यूज नहीं होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, या व्हाट इज कॉमन प्रॉब्लम, एक ही बात है। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस करने की प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, अभी अभी मैंने ऊपर आपको बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम बात करते हैं प्राइस की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम बात करते हैं मार्केट की। अब उसमें बात क्या करते हैं, उसमें बात करते हैं चॉइस क्या करी जाए। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये रूम है, एक ही रूम है ना। अब इस रूम में मैं ट्यूशन भी पढ़ाना चाहता हूं और मैं डांस क्लास भी खोलना चाहता हूं। तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक ही काम कर पाऊंगा किसी एक टाइम में। अब मान लो मैं इस पूरे रूम के अंदर या तो मैं ट्यूशन क्लास खोल पाऊंगा या मैं डांस क्लास खोलना चाहूंगा, लेकिन मैं तो जिद्दी हूं, मुझे तो दोनों काम करने हैं। तो फिर मैं कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा कि या तो मैं 50-50 कर दूं, आधे में ट्यूशन आधे में डांस, या मैं 20-80 कर दूं, ट्यूशन और डांस, या 10% 90% कर दूं कि 90% में तो डांस होगा और 10% में ट्यूशन पढ़ाई जाएगी। तो मुझे अल्टीमेट क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि या तो पूरे रूम में ट्यूशन पढ़ा लूं, या पूरे रूम में डांस क्लास खोल लूं, या कॉम्बिनेशन सेट कर दूं 50-50 का, 60-40 का, 70-30 का, 20-80 का, कोई भी कॉम्बिनेशन। तो मुझे अल्टीमेटली चॉइस करनी पड़ रही है ना। मान लो मेरे पास लेबर है, मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा है, मैं मोबाइल फोन भी प्रोड्यूस कर सकता हूं और मैं एसी का रिमोट भी प्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन मुझे चॉइस करनी पड़ेगी कि ये प्रोड्यूस करूं या ये प्रोड्यूस करूं। और अगर दोनों प्रोड्यूस करता हूं तो कितनी परसेंटेज में, इसको कितना परसेंट प्रोड्यूस करूं और इस फोन को कितना परसेंट प्रोड्यूस करूं। दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो अब अगर मुझसे कोई ये पूछ ले कि सर व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो मैं बोलूंगा द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। मतलब जो जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसमें से कोई एक ही ऑप्शन चुनूंगा ना, तो जितने ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है उसमें से जो मैं एक ऑप्शन चुनूंगा उसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ध्यान रखना, अगर आप किसी एक ऑप्शन को चुन लेते हो तो जो बाकी के दूसरे तीसरे बाकी के ऑप्शन है ना, आपको उन सारे ऑप्शनों को स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने आंसर में यही बात लिखी है। कहता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल प्रॉब्लम। कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ विच ऑल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम अमंगेस्ट द अवेलेबल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स। कह रहा है आपके पास जितने अवेलेबल इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव्स है उसमें से आप किसको चूज करें। द प्रॉब्लम इज दैट इफ वन ऑल्टरनेटिव इज चूज, अगर आप एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेते हो, द अदर ऑल्टरनेटिव कैन नॉट बी अवेल्ड। बाकी ऑप्शन गए। अगर मैंने ये बोल दिया मैं पूरे रूम में ट्यूशन क्लास पढ़ाऊंगा, तो जो मेरे पास दूसरे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था पूरे में डांस क्लास पढ़ा लो या कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन थे, सारे गए।
तो कह रहा है प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ऑप्शन को चुन लेते हो तो बाकी ऑप्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन को भी, बेटा अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जो चॉइस करने की प्रॉब्लम होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो चॉइस करने की प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज होती है। वो ये पूछ ले हमसे कि चॉइस करने की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, वो हमसे ये पूछ ले कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, वो ये पूछ ले कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, वो ये पूछ ले कि कॉमन प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, तो सबका आंसर सेम है। ये ऊपर वाला पैराग्राफ आपको यूज नहीं करना, ये बीकॉम वाले बच्चों के लिए, आपको यहां से लेना है आंसर कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है। 3 रीजन। फर्स्ट रीजन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लोगों की जरूरतें अनलिमिटेड है। मुझको पता है कि मेरे पास ये एक रूम है, तो अब मुझे यहाँ पे डांस क्लास भी खोलनी है, अब मुझे यहाँ पे ट्यूशन भी पढ़ाना है, तो मेरी वांट्स अनलिमिटेड है ना, इसलिए तो मुझे चॉइस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी पॉकेट में 10 रुपीज रखे और मैं मार्केट चला गया। अब मेरा वहां पे आइसक्रीम खाने का भी दिल कर रहा है, चॉकलेट खाने का भी दिल कर रहा है, गोलगप्पे खाने का भी दिल कर रहा है, और भी कुछ मिलता है 10 रुपए का, वो भी खाने का दिल कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी पॉकेट के अंदर तो सिर्फ 10 रुपए ही रखे हुए हैं ना। तो चॉइस क्यों करनी पड़ी, क्वेश्चन यही था ना कि चॉइस क्यों करनी पड़ी। तो चॉइस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो मेरी वांट्स है, क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसलिए आपको चॉइस करना पड़ता है। अब आप देखो, आपने मुझसे इकोनॉमिक्स की क्लास ली, अब फिर किसी और से ली, फिर किसी और से लोगे, फिर किसी और से लोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। उसको और अच्छा टीचर चाहिए, और अच्छा टीचर चाहिए। तो फिर अल्टीमेटली जो 5-6 टीचरों से ट्रायल क्लास ली, उसमें से एक टीचर को चॉइस कर लिया। तो चॉइस हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बल्कि मैं ऐसा बोलूंगा, जो ह्यूमन वांट्स होती है वो नेवर एंडिंग साइकिल है। ऐसा होता है, अगर हमारी कोई वांट्स पूरी भी हो गई ना, तो हम कोई और वांट्स के बारे में सोचते हैं, फिर किसी और वांट्स के बारे में सोचते हैं। इट इज अ नेवर एंडिंग साइकिल। वांट्स कीप ग्रोइंग। हमारी जो जरूरतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ जरूरतें हमारी ऐसी होती है जो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ती है, जैसे खाने की प्रॉब्लम, पहनने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारी वांट्स भी बढ़ती जाती है, जिस वजह से हमको क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। तो हम ध्यान देते हैं, पहला पॉइंट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कहता है वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर अनलिमिटेड। लोगों की जो जरूरतें होती है वो अनलिमिटेड होती है। दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन नेचर। ये बेसिक फैक्ट है लाइफ का और ह्यूमन नेचर है। वी आर नेवर सेटिस्फाइड। हम कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। सम वांट्स आर एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग का मतलब कभी ना खत्म होने वाली। कुछ जरूरतें हमारी ऐसी होती है जो एवरलास्टिंग होती है, ठीक है। लाइक द नीड्स ऑफ फूड, जैसे फूड की प्रॉब्लम, कपड़ों की प्रॉब्लम, हाउसिंग की प्रॉब्लम। सम वांट्स ग्रो एज इनकम राइज। कुछ जरूरतें ऐसी होती है जो इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ती है। देयर इज नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ राइज इन इनकम एंड राइज ऑफ वांट्स। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो कभी भी खत्म नहीं होती। और वांट्स कीप ग्रोइंग, और जो हमारी जरूरतें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो पहला रीजन कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। अब दूसरा कारण कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी वांट्स को जो सेटिस्फाइड करने वाले रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अब मैंने क्या बोला, मैं ट्यूशन भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं डांस क्लास भी खोलना चाहता हूँ, तो मेरी 2 वांट्स है, लेकिन मेरी वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाला जो ये एरिया है, यानी ये एरिया रिसोर्सेज है ना, तो ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए मुझे चॉइस करनी पड़ गई। मैं मार्केट में 10 रुपए लेकर गया, अब मेरा आइसक्रीम खाने का भी दिल कर रहा है, चॉकलेट खाने का भी दिल कर रहा है, गोलगप्पे खाने का भी दिल कर रहा है। अब वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन अब उन वांट्स को सेटिस्फाइड करने वाले जो मेरी पॉकेट में पैसा पड़ा है वो तो लिमिटेड है ना, 10 रुपए ही है मेरे पास, इसलिए तो मुझे चॉइस करनी पड़ गई।
अगर मेरे पास खूब सारे पैसे होते, मैं जितनी बार पॉकेट में हाथ डाल रहा हूं उतनी बार पैसे निकले जा रहे हैं, तो फिर मुझे चॉइस नहीं करनी पड़ती, फिर तो मैं सब कुछ खा लेता, सब कुछ खरीद लेता, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता। तो डेट इज अ सेकंड रीजन कि हमें चॉइस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है उनको सेटिस्फाइड करने वाले हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। मैंने आपको बेसिकली बताया, हम चाहे गुड्स को बनाए, हम चाहे सर्विसेज को बनाए, हमको 4 तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हमें चाहिए होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और कोई भी सोसाइटी हो, सोसाइटी का मतलब कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो और कोई भी कंपनी हो, उसके पास जो ये रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा स्केयरसिटी में होते हैं, यानी उन रिसोर्सेज की हमेशा शॉर्टेज होती है। जितनी उन रिसोर्सेज की डिमांड हो रही है उतनी उन रिसोर्सेज की सप्लाई नहीं होती। बेसिकली ये होता है। और मैंने ये वाली बात भी बताई थी कि चारों रिसोर्सेज की स्केयरसिटी नहीं होती। अगर किसी एक रिसोर्सेज की भी कमी होगी तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इंडिया के पास लेबर तो बहुत है लेकिन कैपिटल की कमी है, तो एक ही रिसोर्स की कमी है ना, लेकिन हम यही बोलेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अमेरिका के पास कैपिटल बहुत है लेकिन लेबर की कमी है, लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि अमेरिका के पास जो उसके रिसोर्सेज है उसकी स्केयरसिटी है, उसकी कमी है। तो अगले पॉइंट में यही बात को एक्सप्लेन करा, मैं रीड करता हूं। दूसरा रीजन चॉइस करने का, लिमिटेड रिसोर्सेज। कहता है देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज आर लैंड, लैंड होता है रिसोर्सेज, लेबर होता है, कैपिटल होता है, या एंटरप्रेन्योरियल एक्सपर्टाइज होता है। ऑल द फोर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। चारों की जरूरत पड़ती है आपको, चाहे गुड्स बनाने हो चाहे सर्विसेज बनानी हो। नो सोसाइटी हैज इनफ ऑफ ऑल द फोर। किसी भी सोसाइटी, सोसाइटी बोल लो या कंट्री बोल लो, किसी भी सोसाइटी के पास ये चारों रिसोर्सेज इफेक्टिव मैनर में, सफिशिएंट मैनर में अवेलेबल नहीं होते। अ सोसाइटी में हैव एट अ टाइम मोर ऑफ वन, कोई एक तो ज्यादा हो सकता है बट नॉट मोर ऑफ ऑल, लेकिन सारे के सारे रिसोर्सेज ज्यादा नहीं हो सकते। दैट इज अ सेकंड रीजन कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है। पहला रीजन था कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। दूसरा रीजन है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। और तीसरा रीजन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक्सप्लेन निकाल रहा हूं। तीसरा रीजन आता है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज का एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे ये लैपटॉप है, ये मैं पढ़ाने के लिए भी यूज कर रहा हूँ, फेसबुक भी चला सकता हूँ, व्हाट्सएप भी चला सकता हूँ, गूगल पे कोई चीज सर्च भी कर सकता हूँ, यूट्यूब पे न्यूज देख सकता हूँ, वीडियोस देख सकता हूँ। तो इसको बोला जाएगा कि इस लैपटॉप के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, यानी बहुत सारे यूजेस है इस लैपटॉप के। अब मेरी बात सुनो, जब लैपटॉप के बहुत सारे यूजेस है तो मैं एक टाइम में एक ही चीज तो कर सकता हूँ। अभी मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, अब मुझे बताओ क्या मैं सेम टाइम पर कोई मूवी देख सकता हूँ यूट्यूब खोल के? नहीं देख सकता। तभी तो मुझे चॉइस करनी पड़ी। दैट इज अ थर्ड एंड बिगेस्ट रीजन कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूज है। मेरी बात सुनो, पहला रीजन था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मेरी वांट्स अनलिमिटेड थी। दूसरा रीजन था कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उनको सेटिस्फाइड करने वाले जो मेरे पास रिसोर्सेज थे, जो मेरे पास पैसा था, वो लिमिटेड था। अब अगली बात आती है कि उस पैसों का ऑल्टरनेटिव यूज था। मैं मार्केट गया, अब 10 रुपए की आइसक्रीम भी मिल रही थी, 10 रुपए की चॉकलेट भी मिल रही थी और 10 रुपए के गोलगप्पे भी मिल रहे थे। तभी तो मुझे चॉइस करनी पड़ गई, क्योंकि उस 10 रुपए के ऑल्टरनेटिव यूज थे। अगर इसके ऑल्टरनेटिव यूज ना होते, मतलब 10 रुपए की खाली आइसक्रीम मिलती, ना तो गोलगप्पे मिलते, ना ही चॉकलेट मिलती, खाली आइसक्रीम मिलती 10 रुपए की, तो अब बताओ क्या मुझे चॉइस करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। मैं चुपचाप बाजार में जाता, आइसक्रीम वाले को 10 रुपए देता और 10 रुपए की आइसक्रीम खा जाता। तो जब मुझे चॉइस ही नहीं करनी पड़ती तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती।
और जब यानी चॉइस करने की प्रॉब्लम बताई थी ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो चॉइस करने की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती तो ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स, ये हमें पढ़ना नहीं पड़ता। तभी मैंने बोला दैट इज अ इम्पोर्टेंट रीजन कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है। आओ जरा रीड करते हैं क्या लिखा है। कहता है ऑल्टरनेटिव यूजेस मींस दैट अ रिसोर्स कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पस, कि एक रिसोर्स को हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। बट अ रिसोर्स कैन बी यूज ओनली फॉर वन पर्पस एट अ टाइम, लेकिन एक टाइम में आप रिसोर्सेज का एक ही यूज कर सकते हो। अ पीस ऑफ लैंड, मैंने यहाँ पे जमीन का ऑप्शन लिख दिया है कि एक पीस ऑफ लैंड है, कैन बी यूज एट अ टाइम आइदर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, या तो आप वहां पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन कर लो, या इरेक्टिंग अ बिल्डिंग, या बिल्डिंग बना लो, या यूजिंग एज अ गार्डन, या गार्डन यूज कर लो, या सो ऑन, और भी कुछ कर सकते हो, लेकिन एक ही काम कर सकते हो। तो दैट इज अ थर्ड रीजन कि हमको चॉइस क्यों करनी पड़ती है। अब बेटा एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है, कहता है व्हाट इज मीन बाय स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये मतलब तो हम पढ़ चुके हैं ना, स्केयरसिटी का मतलब कमी, कि जितनी मार्केट में रिसोर्सेज की डिमांड हो रही है, सप्लाई उससे कम है, यानी स्केयरसिटी है। तो क्या लिखा है, बाय स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज वी मीन्स शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन ऑफ देयर डिमांड, कि डिमांड के कंपैरिजन में जो रिसोर्सेज की सप्लाई है, वो सप्लाई की क्या है, शॉर्टेज है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सप्लाई ऑफ